आदाब, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ खबर भारती का नजरिया एक बार फिर अपने दर्शकों से रूबरू है। नजरिया दिन भर की तमाम खबरों में से उन खबरों को चुनकर आप तक लाने की एक कोशिश है जिनका सीधा सरोकार है आपसे। वो खबरें जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी समझ से तैयार होता है देश का जनमत। $1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के अपने कानून थे। इन्हीं कानूनों से परेशान होकर 1857 में विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। मेरठ में सैन्य कर्मियों ने बगावत कर दी। जल्दी ही ये आग और फैल गई। इससे ब्रिटिश शासन को एक गंभीर चुनौती मिली। हालांकि ब्रिटिश शासन इसे 1 वर्ष के अंदर ही दबाने में सफल रहा। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जिसके झंडे तले आम आदमी ने पराधीनता का विरोध करना शुरू किया। 21 साल बाद 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज का नारा दिया गया। 1909 में स्वराज आंदोलन का संघर्ष और तेज हुआ, जहां एक ओर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी, तो दूसरी ओर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिंसात्मक गतिविधियां शुरू कर दी। पूरे देश में अस्थिरता की लहर चल पड़ी। 1919 रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत अंग्रेजी सरकार ट्रायल के बिना ही लोगों को जेल में रख सकती थी। इस कानून ने असंतोष को और भड़काया। बड़े बड़े प्रदर्शन और धरने शुरू हो गए। ब्रिटिश सरकार के हाथ पैर फूल गए, जिसे हमने जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार के रूप में देखा। हजारों बेगुनाहों को जनरल डायर के आदेश पर गोलियों से भून दिया गया। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के जरिए भारत ने आजादी की तरफ अपने ठोस कदम बढ़ा दिए। 1927 साइमन कमीशन को ब्रिटिश सरकार की ओर भारत सरकार की संरचना में सुधार का सुझाव देने के लिए भारत भेजा गया। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और ब्रिटिश सरकार ने स्वराज की मांग को मानने से इनकार कर दिया। इससे पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका बहिष्कार कर दिया। दिसंबर 1929 महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। इस अभियान का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के आदेशों को पूरी तरह से नकारना था। इस आंदोलन के दौरान ये फैसला किया गया कि भारत 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में बैठकें आयोजित की गईं और कांग्रेस ने तिरंगा लहराया। इसी समय विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन आगाज किया गया। गांधी जी के इस आंदोलन ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब वो ज्यादा दिनों तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। इस बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में ब्रिटिश नजरबंदी से निकलकर विदेश पहुंच गए और ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का गठन किया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी शासन में आई। लेबर पार्टी आजादी के लिए भारतीय नागरिकों के संघर्ष से सहानुभूति रखती थी। मार्च 1946 एक और कैबिनेट कमीशन भारत भेजा गया, जिसके बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया गया और एक अंतरिम सरकार को बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया। कुल मिलाकर एक जाबाज ने पूरे हिंदुस्तान में विद्रोह की आग फैलाई। एक रानी ने वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया। एक व्यक्ति ने विदेशी राज के आर्थिक शोषण की सच्चाई बताई। एक ने गरज कर बताया कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक महिला ने अपने विचारों से समाज को जागरूक किया और कुछ ने अपनी जान लड़ते लड़ते कुर्बान कर दी। एक दिन में हजारों ने कर दिया अपना जीवन देश पर न्यौछावर।
किसी ने देश की आजादी के लिए सेना बनाई तो किसी के दृढ़ संकल्प ने छोटे छोटे रजवाड़ों को एक सूत्र में पिरोया। किसी ने स्वतंत्रता की ऐतिहासिक घड़ी में देश का नेतृत्व किया तो कुछ बन गए संघर्ष की मिसाल, तो किसी ने हथियार उठाए बिना संघर्ष किया और इस तरह से 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इंतजार आजादी का। जी हां, लगातार इंतजार है आजादी का। हर बार आजादी के मौके पर हम झाड़ पोंछ कर कुछ शब्द निकाल लेते हैं और उन्हें अपनी बातचीत का, अपने भाषणों का हिस्सा बना लेते हैं। आज 65 साल बाद भी फिर वो अवसर आ गया है जब ये शब्द कहीं ना कहीं आपके कानों में पड़ जाएंगे, आपको एहसास कराएंगे कि अच्छा, आज स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन हमने क्या कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हमें आजादी चाहिए किससे? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हम गुलामी नहीं छोड़ पाए। हमारी मानसिकता में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में वो आज भी है। सामने अंग्रेज थे तो हम उनसे लड़ लिए थे, अब किससे लड़ें? अब तो अपने सामने हम खुद ही खड़े हुए हैं। आइए आज नजरिया में आजादी के इंतजार में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अपने मेहमानों से उनका नजरिया पूछते हैं। सतीश जी, किससे लड़ें? अपने ही सामने खड़े हैं हम अपने दुश्मन खुद हैं। हम ये नहीं जानते, ना हम ये जानना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम आपस में लड़ते हैं और कभी ये नहीं जान पाते कि हमको चाहिए क्या। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हर नागरिक का, वो चाहे किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसके पास समान अधिकार होने चाहिए। शिक्षा के, उसके सर पर छत होनी चाहिए, उसके तन पर कपड़ा होना चाहिए और उसको 2 जून की रोटी चाहिए। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, कि इस धरती के पास सबकी जरूरतों के लिए तो है, पर सबके लालच के लिए नहीं है। क्या बात है सतीश जी। सतीश जी जो बात कर रहे थे शायद सोचने वाली बात है कि सबके लिए जमीन तो है, लेकिन लालच के लिए कोई चीज नहीं है हमारे पास, इस देश के पास। और शायद गांधी जी की इस बात को हमने सुना ही नहीं, और अगर सुना तो शायद अनसुना कर दिया। चलिए भोपाल चलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय राजाराम हैं। डॉक्टर विजय राजाराम जी, स्वागत है आपका। हम जानना चाह रहे हैं कि हम जो सवाल हमने पहले पूछा था कि आखिर हम किससे लड़ें, अपने ही सामने हम खुद खड़े हुए हैं। आपने जिस सवाल से अपनी बात शुरू की है कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे, जैसे कि हमने जानते हैं कि अपने सामने हम खुद ही हैं और इस खुद से लड़ना बहुत कठिन काम है। इस कठिन काम में बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास की जुड़ जाती हैं। हम गीता को जानते हैं। गीता में कृष्ण ने जो कहा, अपने से लड़ना सबसे कठिन है और अपने से लड़कर ही हम शायद अपने आप को खोज पाएंगे। और इस खोज में हम कितना आगे बढ़ पाते हैं। 65 साल हमारे सामने पड़े हैं। उन 65 सालों में हमने क्या क्या पाया, ये अभी खोजने से भी थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हम मानेंगे।
मैं सबसे पहले एक सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं कि 65 साल में हम अपनी भाषा को क्या पा सके हैं, किस भाषा में हम बात करते हैं, किस भाषा को हमने स्वतंत्रता के समय उठाना चाहा। गांधी जी ने जिस भाषा में स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ करी हैं, जिसको आधार बनाया है, क्या आज हम उस भाषा के प्रति अपना नज़रिया गरिमापूर्ण रख पाए हैं? अगर हम अपनी भाषा से ही इतने दूर हैं, अभी भी देखिए हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता लोग हैं, लाल किले पर भी देखिए, झंडे के नीचे देखिए, सब लोग अपनी भाषा में कोई नहीं बोलता है। तो हम अगर अपनी भाषा में नहीं बोलते तो कहाँ आजाद हैं, किससे आजाद हैं, किसके लिए आजाद हैं? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल डॉक्टर विनय राजा राम जी ने उठाया कि हम अपनी भाषा से के लिए, क्या भाषा हमारी आजादी का जो परिचायक है, क्या हम उस भाषा में बात करते हैं? इसलिए कि जब हम देखते हैं किसी रूसी को रूसी में बात करते हुए, फ्रांसीसी को फ्रांसीसी में बात करते हुए, जर्मनी को जर्मन में बात करते हुए, तो हमें शायद लगता है कि हमें भी अंग्रेजी के बजाय हिंदी में बात करनी चाहिए और पूरे देश, पूरे दुनिया को शायद हमारा अनुवाद सुनना चाहिए। इसलिए कि हम शायद कहीं ना कहीं अपनी भाषा, बहुत बड़ा सवाल उठाया है। कभी कभी दिल में एक बात आती है कि जिनकी कोशिशों से हमें आज़ादी मिली, वो क्या बस वही चेहरे हैं जो हमें अक्सर पोस्टरों और किताबों में दिखाई देते हैं? हमने जानने की कोशिश की तो जवाब मिला नहीं। देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के संग्राम में हजारों लोगों ने अपनी शहादत पेश की। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन शहीदों से जो गुमनाम रह गए। यही तो है वक्त उन्हें याद करने का। भगत सिंह की शहादत आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है, तो चंद्रशेखर की कुर्बानी लोगों की आंखें नम कर देती है। सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की कुर्बानी इतने सालों बाद भी लोगों के जहन में ताजा है। लेकिन ऐसे ही ना जाने कितने सिपाही हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन अफसोस इतिहास के पन्नों में भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई। देश को आजाद कराने का अगर कोई इनाम उन्हें कुछ मिला तो शायद बस गुमनामी। 26 अगस्त 1914 की रोडा सशस्त्र डकैती की स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका थी। इस डकैती को अंजाम देने वाले अनुकूल बनर्जी, सूर्य सेन और बाघा जतीन का नाम आज भी गुमनामी के अंधेरों में है। देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, उनके नायक अपने अपने स्तर पर डटे हुए थे। इन आंदोलनों में उच्च शिक्षा पाए योद्धाओं के शामिल होने से आंदोलन ने अलग मोड़ ले लिया था। जतीन्द्रनाथ बनर्जी, उनके भाई बरिंद्रनाथ जैसे कुछ लोग संगठनों के माध्यम से पूर्व में आंदोलन की आग को बुझने नहीं दे रहे थे। 1902 में पी मित्र ने अनुशीलन समिति का गठन किया ताकि संघर्ष को और धारदार बनाया जा सके। पी मित्र पेशे से वकील थे। इस संगठन में पुलिनदास और तैलोक्य चक्रवर्ती थे, जिन्होंने गुप्त तरीके से आजादी का संघर्ष जारी रखा था। 18 अप्रैल 1930 को चिटगांव में सूरज सेन के नेतृत्व में किशोरों ने अंग्रेजों के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ हमला बोला था और इसकी गूंज लंदन तक पहुंची थी। यूपी के महाराजगंज निवासी मिठाईलाल गुप्त इन्हीं गुमनाम शहीदों में एक हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज के लिए काम करने के साथ साथ गांधी जी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। आजादी की लड़ाई में महिलाओं के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन से लेकर गुप्त तरीके से आजादी के मिशन को जारी रखने में अपना सहयोग देती रही। सिस्टर निवेदिता, सरोजनी नायडू, मैडम भीखाजी कामा का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन कुछ महिला क्रांतिकारी ऐसी भी हुई जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन लोग आज भी उनकी कुर्बानियों से अनजान हैं। प्रीतिलता वड्डेदार, बीना दास, सुनीति चौधरी, नीली सेन गुप्ता, निशा बेगम, शांति घोष ऐसे ही कुछ नाम हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हो पाए। नमक कानून भंग होने के बाद हजारों की संख्या में महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दिया और नमक भी बेचा। महिलाओं के नारी सत्याग्रह समिति, सेविका संघ जैसे संगठनों की अहम भूमिका रही।
मणिपुर की रानी गेडेलियो केवल 13 साल की उम्र में ही संघर्ष का हिस्सा बन गईं और पूर्वी क्षेत्र के संघर्ष में अपना योगदान देती रहीं। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर आजीवन कारावास दे दिया। ऐसे ही न जाने कितने ही नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इनकी जानकारी न तो ब्रिटिश सरकार के पास थी और न ही देश की जनता ही उन्हें जान सकी। वे गुप्त तरीके से अपना योगदान देते रहे और देश को आजादी की राह पर ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे। इन तमाम गुमनाम लोगों को खबर भारती सलाम करता है। तो आइए हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो एक ख्वाब देखा गया था। क्या था वो ख्वाब, और आजादी के 65 सालों बाद क्या है उस ख्वाब की हकीकत? देखिए और सोचिए। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों, हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी, ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। सतीश जी, जो 2 तस्वीरें आपने देखी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम 65 सालों में भी वो सब नहीं पा पाए हैं, बना पाए हैं जिसका सपना हमने 1947 में देखा था। पर इसकी जिम्मेवारी भी हमारे ही ऊपर है। हम इस दोषारोपण करके कहीं नहीं जा सकते। हमको ये स्वीकारना होगा कि आज जो भी गलतियां हमारी समाज में, हमारे व्यवस्था में हैं, उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। देखिए, अभी आपने दिखाया कि एक बच्चा काम कर रहा है। देखिए, हमारे यहाँ बाल श्रमिक कानून बन चुका है, पर इन बच्चों से काम कौन लेता है? हम ही लेते हैं ना। आप कितने ही मध्यम वर्गीय परिवार में चले जाइए और देखिए जाकर, वहाँ छोटे छोटे बच्चों से काम लेते हैं और सामने आकर उसको स्वीकारेंगे नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग दोहरी जिंदगी जीते होते हैं। हम बाहर ये कह रहे होते हैं कि हमारे ये मूल्य हैं और हम उन मूल्यों का उल्लंघन करते होते हैं। जी, बेशर्मी से करते हैं। हम एक बार डॉक्टर विजय राजा राम जी के पास फिर चलेंगे। डॉक्टर विजय, आपने देखा 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्या आपके क्या मन में आ रहा है? जी, आपने जो 2 तस्वीरें दिखाई वो बहुत पुराने गाने से भी जुड़ी है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, बच्चा कहता है, लेकिन वो तकदीर उसकी मुट्ठी में कब से बंद है, वो कैसे खुलेगी, इसकी चिंता हम लोगों को करना जरूरी है। आप देखिए कि बच्चे की बात आपने की है तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे विचार मन में उठ रहे हैं। क्या हम लोग बाल शोषण को रोक पाए हैं? क्या बाल मजदूरी रोक पाए हैं? क्या अशिक्षा को रोक पाए हैं? बच्चे का जो जन्मसिद्ध अधिकार है, सही तरीके से परवरिश होना, बचपन खेलने से गुजारना और शिक्षा प्राप्त करना, क्या ये सब चीजें हम सही तरीके से उस तक पहुंचा पा रहे हैं? अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये किसकी गलती है? चूक कहाँ है? और उस चूक को जी, कैसे, बड़ा जैसे सवाल आपने है बात कि की चूक कहाँ है। डॉक्टर विजय जैसे कह रही हैं
कि चूक कहाँ है। हम एक बार चलते हैं हनीफ खान शास्त्री साहब के पास। संस्कृत के विद्वान हैं हनीफ खान शास्त्री जी। शास्त्री साहब, ये दो तस्वीरें, जाहिर सी बात है कि जिस वक्त 1954 में ये फिल्म रिलीज हुई होगी उस समय भी आपने इसको देखा होगा। 2012 में उस ख्वाब की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ दिल में आ रहा है? देखिए, ये तस्वीर तो 1954 की है और उन दिनों तो मुझे याद नहीं, मैं बच्चा था उन दिनों और गांव का रहने वाला हूं, पिक्चर तो नहीं देख पाया। लेकिन हमारे देश के महापुरुषों ने जो एक संकल्पना की थी, हमारे देश के लोगों ने जो ख्वाब देखा था कि ये राम राज होगा, राम राज की एक सिफत जो है, एक दृश्य रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जब वनवास जा रहे हैं 14 साल के लिए, तो जब लक्ष्मण आते हैं तो लक्ष्मण को राम सहेजते हैं, उनको ये आदेश देते हैं कि रहु करहु सब कर पर तोषु, नतरु तात होई हैं बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। ये नीति की बातें जो राम ने लक्ष्मण को बताया कि आप मेरे साथ मत जाओ और यहाँ की प्रजा का भरण पोषण करो, प्रजा को कोई दुख ना हो। अगर प्रजा को दुख होता है तो राजा जो है निश्चित रूप से नरक का अधिकारी हो जाता है। हम अपने राजा खुद चुनते हैं, खुद उसको सिंहासन पर बैठाते हैं और खुद उसके लिए अफसोस करते हैं कि किसको बैठा दिया जो हमारा ही शोषण कर रहा है। हम किसी को दोषारोपण कर तो नहीं सकते, अपने में भी परिवर्तन नहीं आया। हर तरफ से लूट खसोट, चोरी डकैती, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, इसकी सीमा जी शास्त्री जी, तो शास्त्री जी जिस तरीके से कह रहे थे कि राजधर्म और राजधर्म मनाना, राजधर्म का पालन करना, हमने अपने देश में बहुत कुछ देखा। उसमें हमने ये भी देखा कि इन 66 सालों में राजधर्म का किस तरीके से प्रयोग हुआ हमारे इस देश में। हम एक बार फिर चलते हैं इकराम राजस्थानी साहब के पास। शायर हैं, राजस्थान की जमीन से आते हैं। इकराम साहब, आपको भी हमने दो तस्वीरें जो दिखाई उसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आपको इस वक्त क्या महसूस हो रहा है। एक ख्वाब जो 54 में देखा था, 1954 में जो सपना देखा था हमने, 2012 में उसकी हकीकत हमने आपको दिखाई। ये दो तस्वीरें, आपका क्या नजरिया है? देखिए, आम आदमी जो ख्वाब, आम आदमी जो शुरू से ख्वाब, जी जी सुन रहे हैं हम जी, आम आदमी जो शुरू से ख्वाब देख रहा है, मेरा ख्याल है अभी तक वो ख्वाबों में ही जी रहा है। उसकी हकीकतों का अभी तक उसके सामने कोई मंजर, कोई नज़ारा उसके सामने आया ही नहीं है। अभी शास्त्री जी भी फरमा रहे थे, मुझसे पहले के वक्ता कह रहे थे कि हम जिस मुल्क की बात कर रहे हैं, 65 साल हम लोगों को आज़ादी मिले हुए हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम ऐसे सवालात में उलझे हुए हैं कि जिनका कोई हल हमें दिखाई देता ही नहीं है। कभी हम मजहब की बात करते हैं, कभी हम धर्म की बात करते हैं, कभी जात की बात करते हैं, कभी सियासत की बात करते हैं, लेकिन मुल्क के बारे में सोचना आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक आम आदमी जब तक ये नहीं कहेगा, एक शायर की हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान क्या है, इसकी ज़बान क्या है, इसकी तहजीब क्या है, उसके मुतालिक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आम आदमी ये कहना चाहिए कि कबीरा, खुसरो, तुलसी, जायसी, रसखान रखता हूँ, जहन में मीरा, मन में मीर का दीवान रखता हूँ, मेरी सांसों में गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, मैं अपने दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान रखता हूँ। जब तक आदमी अपने दिल की धड़कन में हिंदुस्तान को नहीं बसाएगा, दिल की धड़कनों से वो ये महसूस नहीं करेगा, तो हम कितने भी चित्र देख लें, कितने भी ख्वाब देख ले हैं, कितने भी हमको सपने दिखा दिए जाएं, हकीकतों की तरफ हमारा बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। और आज 65 साल बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया कि इन मसलों पर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की धूल या मजहब की किसी मिट्टी से अब सवालों का खुलासा नहीं होने वाला।
और उनको मंदिर में या मस्जिद पे जलाते क्यों हैं जिन चिरागों से उजाला नहीं होने वाला। चिरागों को, ऐसे चिरागों को जलाना चाहिए जिससे क्या बात है इकराम साहब, जिनको मंदिर में मस्जिद में जलाते क्यों हैं जिन चिरागों से उजाला नहीं होने वाला है। ये आम हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तान की बात इकराम साहब ने जिस हिंदुस्तान की बात की है, शायद वो हिंदुस्तान हमारे अंदर नहीं है और हम आज ढूंढने निकले हैं उसी हिंदुस्तान को इस नजरिया के इस प्रोग्राम से। देश आजादी का 65वां सालगिरह मना रहा है। निश्चित रूप से यह हम सभी भारतवासियों के लिए फख्र की बात है, लेकिन आजादी के समय जिस स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का ख्वाब देखा गया था, क्या आज का भारत वही हकीकत है? इस तस्वीर को देखकर जो अभी हमने आपको दिखाई, कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। दरअसल दुनिया के नक्शे में अखंडित दिखने वाला भारत दो भागों में बंट चुका है, जिसका एक भाग बेहद समृद्ध और संपन्न है, चारों ओर जहां केवल खुशहाली खुशहाली नजर आती है, जो इंडिया कहलाता है। लेकिन हमारे प्रगतिशील भारत की कड़वी हकीकत उसका शेष भाग है, जिसे हम भारत कहते हैं, जिसको एक फिल्मी गाने का सहारा लेकर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हम हिंदुस्तान की तलाश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।